हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेव्स क्लासेस, जिसमें हम लोग आज फिजिक्स का जो एग्ज़ाम में सीबीएसई एग्ज़ाम में जो चैप्टर आ रहा है उसका हम लोग रिव्यू करेंगे कि उसमें क्या वेटेज है चैप्टर का और कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट्स है, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है नज़दीक तो ज़रूरी है इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाए। तो जिसमें सबसे पहला कुछ हम इसको पार्ट में बांटे हैं, टोटल 8 पार्ट में बांटे हैं। टोटल चैप्टर जितना भी है फर्स्ट बुक सेकंड बुक दोनों का मिलाकर जो है 8 पार्ट में हम बांटे हैं, जिसको कि अच्छा से हम लोग समझ सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको जो है दो चैप्टर आता है इसमें, चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आएगा चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद आ जाएगा कैपेसिटर वाला, कैपेसिटर या एंड पोटेंशियल जो बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है पोटेंशियल, वो दो चैप्टर आता है इसमें। ये चैप्टर 8 से 9 मार्क्स का आता है, चैप्टर 8 से 9 मार्क्स का आता है। इसका वेटेज होता है 8 से 9 मार्क्स का पूछता है। हाँ, इस दोनों चैप्टर में, इसमें चैप्टर में अगर इंपॉर्टेंस देखा जाए कि पहला आ जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करके उसके द्वारा जो है डाइपोल के अकॉर्डिंग हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। जैसे डाइपोल हम ले लिए, दो चार्ज हो गया, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, दोनों का बीच का लेंथ डी। तो इसके एक्सिस के अलॉन्ग पहला पी पॉइंट लेकर एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो बताना, फिर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर क्या होगा, और एनीवेयर, यानी कि ये जो केसेस है ये हमको ध्यान से समझना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ सकता है, हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है या पोटेंशियल भी हो सकता है, पोटेंशियल भी आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, पोटेंशियल भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं। दोनों का ही आपको डेरिवेशंस को अच्छा से पढ़ के जाना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन से आंसर अच्छा खासा बनता है। हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। अगला जो होता है कि टॉर्क ऑन द टॉर्क, जो कि P = sin थीटा, ये जो फॉर्मूला था कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को रख देंगे तो उसके ऊपर टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, टॉर्क कितना लगेगा, ये भी क्वेश्चंस जो है कि इंपॉर्टेंट है जो कि पूछता है। ऐसे शॉर्ट प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये सब आता है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो बेसिक चीज़ है उसको पढ़ के जाना, वो सब शॉर्ट क्वेश्चन आता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, हम उसके पर चर्चा करें उसके बारे में। शॉर्ट में तो ये भी आ सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आ सकता है, ये भी एक शॉर्ट में क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आ सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या फील्ड लाइंस, ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज भी आ सकता है, ये शॉर्ट में। लेकिन लॉन्ग में अगर बोला जाए तो ये लॉन्ग में एक क्वेश्चन बनता है। अगला जो क्वेश्चन बनता है लॉन्ग में वो बनता है गॉस लॉ। गॉस लॉ का जो है प्रूफ भी आता है, बोलता है क्वेश्चंस के स्टेट एंड प्रूफ, क्वेश्चंस में आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ। और इसके द्वारा गॉस लॉ को यूज करते हुए स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर बोलते हैं, जनरली क्या बोलते हैं इसको सर, इसको बोलते हैं हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर के 3 केस, पॉइंट इनसाइड लेते हैं, ऑन द सरफेस और आउटसाइड, ये तीनों केस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ के जाना है। उसके बाद अगला जो आता है सॉलिड स्फीयर आता है, कि सॉलिड स्फीयर के बारे में भी हमको पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद आता है वायर आता है, थिन वायर आता है, फिर प्लेट आता है, फिर सीट आता है, तो इसको अच्छा से पढ़ कर जाना है। अच्छा खासा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, इसके अलावा और इसमें कुछ ऐसा नहीं। कैपेसिटर में हमको पहले जो है कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि इंपॉर्टेंट होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे कि 2 कैपेसिटर हम लेते थे अगला चैप्टर में, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, यहाँ पर से कैपेसिटर लेना है, एक पर प्लस क्यू चार्ज लेते थे और एक पर माइनस क्यू चार्ज लेते थे, दोनों का बीच का दूरी डी लेते थे और कैपेसिटेंस निकालते थे। तो ये वाला हमको पढ़ के जाना है अच्छा से। हाँ, इसका एनर्जी का डेरिवेशंस बोला जा रहा है कि हटा दिया है थोड़ा सा, लेकिन उसको हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल्स उस पर आता है।
एनर्जी का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इनसाइड द मीडियम, यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखते हैं उस केस में उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, और वैक्यूम और एयर क्या होगा उस केस में उसका वैल्यू क्या होगा। दोनों को इसको एकदम अच्छा से कवर करके जाना, एकदम पढ़ के अच्छा, जिसको क्या अच्छा से पढ़ के जाना है। इसके अलावा जो बेसिक जो चीज़ होता है इसमें चैप्टर में सीबीएसई वाले के लिए हॉलो मतलब सिलेंड्रिकल जो है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में भी पूछ लेता है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर सीबीएसई में जो बच्चा लोग है उसको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में भी पूछ लेता है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है उसके बारे में पूछा है तो सिलेबस में भी है तो पूछेगा। या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पर न्यूमेरिकल आता है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पर न्यूमेरिकल आता है। अगर उसका देखा जाए तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पर न्यूमेरिकल्स पूछ रहा है, जो एग्जाम में बहुत अच्छा खासा न्यूमेरिकल्स पूछ रहा है। कितना तरह का ग्रुपिंग हो जाएगा, तो दो तरह का होता है, एक सीरीज ग्रुपिंग और एक पैरेलल ग्रुपिंग। जैसे कि सीरीज ग्रुपिंग अगर हम देखते हैं तो सीरीज ग्रुपिंग का इसका फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा होता है, रजिस्टर से उल्टा होता है। जैसे रजिस्टर में हम लोग 1/RP पढ़ते हैं तो यहाँ पर 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 सीरीज में फॉर्मूला अलग होता है। यहाँ पर पैरेलल में जैसे रजिस्टर में होता था, पैरेलल में होता था 1/R1 प्लस 1/R2, तो इसका उससे उल्टा होता है। जैसे पैरेलल में यहाँ पर जोड़ते हैं CP = C1 प्लस C2, जबकि रजिस्टर में सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में हम लोग लेकर R1 प्लस R2 यहाँ पर ऐड करते हैं। तो ये दोनों का जो है अच्छा से इस पर पढ़ के जाना है, क्वेश्चन आ जाता है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन इस पर पूछता है। तो अगर हम लोग आगे और देखें तो जैसे इसको हमको अच्छा से पढ़ के जाना है। अगला जो है, हाँ, ये दो चैप्टर मिलाकर 8 मार्क्स का आता है, और जिसको मार्क्स चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वेटेज हो जाता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, अकेले ये 8 मार्क्स का आता है। एक ही चैप्टर जो है अकेला 8 मार्क्स का ये चैप्टर आता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा से पढ़ के जाना है, जो कि एक वेटेज चैप्टर हो जाएगा। हाँ, करेंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन टॉपिक आ जाएगा इंपॉर्टेंट, तो एक आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू निकालना है। जैसे करेंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेरिवेशंस होता है, जो कि हम लोग पढ़े हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। जब से कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसके दौरान उसका एवरेज जो वेलोसिटी होता है तो उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो वो वाला डेरिवेशंस को अच्छा से पढ़ के जाना है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। एक आता है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ यहाँ पर आता है। किरचॉफ्स का 2 लॉ होता है, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ को पढ़ के जाना है, किरचॉफ्स रूल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 2 ठो होता है, एक होता है, एक क्या होता है, जंक्शन रूल होता है, और एक होता है लूप रूल। तो 2 ठो। जंक्शन रूल में क्या होता है कि कहीं पर भी किसी पॉइंट पर अगर करंट आया और गया तो I1 I2 ये आया, इधर हम I3 भेज देते हैं, तो आने वाला करंट को अगर प्लस में लिखेंगे तो जाने वाला किस में लिखेंगे, माइनस में, यानी कि टोटल समेशन ऑफ करंट क्या होता है, 0। इसमें टोटल समेशन ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, 0, यानी कि लूप रूल होता है। किसी भी क्लोज लूप के अंदर टोटल सम ऑफ पोटेंशियल होता है, जो होता है 0 होता है। और भी इसमें इंपॉर्टेंट्स अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट्स आ जाता है, एक आ जाता है इंपॉर्टेंट्स अगर हम लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। उसका बोल जाता है बैलेंसिंग कंडीशंस बताइए व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का। तो उसका बैलेंसिंग कंडीशंस भी पूछ देता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का, जैसे कि हम लोग ये जो सर्किट था, ऐसे याद आ रहा होगा कि ये वाला जो सर्किट है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देते थे, ये R1, ये R2, ये R3, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि R1/R4 = R2/R3, बैलेंस कंडीशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। तो इसको अच्छा से पढ़ के जाना है, इस पर क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। बहुत ही कम मेहनत करके यहाँ पर नंबर उठाने वाला चैप्टर है, कि इसमें कम मेहनत, और साथ ही साथ ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, जो कि सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग, जिसके बारे में अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स के बारे में अच्छा से पढ़ कर मुझे जाना है। एक इसमें एक और भी आता है जो अभी तो सिलेबस हटा दिया है, पोटेंशियोमीटर के बारे में आता था, सीबीएसई भी उसको रिमूव कर दिया है, हटा दिया है कि पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ के जाना है। अगर स्टेट बोर्ड वाला जो बच्चा लोग है, हाँ, उसको पोटेंशियोमीटर भी आएगा, एग्जाम में पूछता है पोटेंशियोमीटर के बारे में
तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। अच्छा खासा क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो काफ़ी कम मेहनत करना है इसमें और बहुत अच्छा नंबर उठाना है। तो ये ऐसा चैप्टर है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अगला जो आता है, अगर अगला हम लोग देखते हैं मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये भी 7 से 8 मार्क्स का आता है। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है BSL लॉ, BSL लॉ, बायट-शॉर्ट लॉ। तो बायट-शॉर्ट लॉ एक आता है, इंपॉर्टेंट लॉ होता है बायट-शॉर्ट लॉ, जिसके बारे में भी पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट लॉ हो जाता है। BSL लॉ हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि BSL लॉ के यूज करके ये कि जो वायर है, वायर के एक्सिस के अलोंग r दूरी पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना है, ये वाला पॉइंट पर। जैसे कि हम लोग लेके इसको तोड़े थे कंपोनेंट में, छोटा एलिमेंट dB और ये भी dB, जिसके साथ एंगल बनाए उसके साथ cos थीटा, जिसके साथ नहीं बनाए उसके साथ sin थीटा लेकर हम लोग तोड़कर यहाँ पर इस पॉइंट पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताया था। तो BSL लो एक इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, या हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। जैसे कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, FM इक्वल टू QVB sin थीटा, या QVB भी लिख सकते हैं। तो ये जो फोर्स होता है, जो कि हम जानते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमता है रेडियस, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या हेलिकल्स पाथ हो सकता है, हेलिकल्स पाथ यानी कि जब लोरेंस फोर्स लग जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। एक आता है एम्पियर सर्किटिकल लॉ, यहाँ से एक इंपॉर्टेंस आता है एम्पियर सर्किटिकल लॉ। तो एम्पियर्स तो सर्किटिकल लॉ, तो ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एम्पियर सर्किटिकल लॉ, और उसको यूज करके एक इन्फिनाइट वायर के एक्सिस के अलोंग r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना था P पॉइंट लेकर, तो वो चीज़ को भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एक आ जाएगा यहाँ से मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर आ जाता है। हाँ, पहले जो था, इसके पहले वाला जो जस्ट करेंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कभी कभी पूछता था मीटर ब्रिज के बारे में, मीटर ब्रिज तो अभी हटा दिए, तो मीटर ब्रिज के बारे में पूछ नहीं रहा। तो इसमें जो है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर हो जाता है। और जैसा हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आमीटर में भी, वोल्ट मीटर में भी। आमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के में एक शंट रेजिस्टर को लेकर पैरेलल में जोड़ देते हैं, जबकि वोल्ट मीटर में कनेक्ट करने के लिए एक हाई वोल्ट रेजिस्टेंस को लेकर हम लोग क्या करते हैं, उसके सीरीज में जोड़ देते हैं, जिससे कि हम लोग वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसको कि याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें यह भी याद रखना है कि इस चैप्टर में जो है कार्बन कलर कोडिंग वोडिंग हट गया है, तो कोडिंग, कार्बन कलर कोडिंग ये सब नहीं आ रहा है, तो उसको सिलेबस में ध्यान नहीं देना। अगला जो चैप्टर आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, जनरली जो है हम लोग ये बोलते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का ही जो कॉपी है, जीरोक्स दम सेम टू सेम जो है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाता है। यहाँ पर भी टॉर्क के बारे में पढ़ना होता है, तो एकदम सेम टू सेम कॉपी हो जाता है। जो डेरिवेशंस को वहाँ पर पढ़ लिए, मैग्नेटिक फील्ड केवल चेंज करके उसको करना होता है। तो दोनों में से कोई भी पढ़ लेने के बाद क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या होता है कि यहाँ पर कुछ नया होता है, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस और एंगल ऑफ डीप, जो कि बहुत अच्छा से उसके बारे में नॉलेज रखना है। एंगल ऑफ डीप और इंक्लिनेशंस के बारे में अगर अच्छा से नॉलेज रखते हैं तो नंबर अच्छा खासा यहाँ से मिल सकता है, बहुत बढ़िया से नंबर उठा सकते हैं। और एक जो होता है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी, कुछ टर्म था मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इंटेंसिटीज ऑफ मैग्नेटाइजेशंस या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, जीटा बोलते थे। तो ये जो कुछ टर्म है, इस टर्म को बेसिक जो 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जो है बेसिक आ सकता है। या इस सब को यूज करके जो एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज होता था कोई मटेरियल्स का, कि कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, या कौन सा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, दोनों को मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो ये क्वेश्चंस आता है। लॉन्ग क्वेश्चंस में कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ देता है हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप इसका एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि ऐसे चिड़िया जैसा हिस्टेरिसिस लूप था, ऐसे ऐसे जाकर यहाँ से ऐसे ऐसे जाकर एक लूप जो बना था हिस्टेरिसिस लूप, तो ऐसे चिड़िया जैसा बन जाता है, तो ऐसे, तो वही हिस्टेरिसिस लूप हो गया। तो इस लूप के बारे में पढ़ना है कि एक, तो ये हिस्टेरिसिस लूप के बारे में भी
पूछता है, ये सिलेबस से हटाया भी है, ये सिलेबस से हटा दिया है शायद, देख लेना एक बार, सिलेबस से ये भी हटा दिया। तो हिस्टैरिसीस लूप जो इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग क्वेश्चन। अगला जो आता है EMI एंड AC करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है तो वहां पर दो वर्ड जो कि सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये चीज को याद रखना है। हाँ, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला ही दिया होगा, फ्राइडेज लॉ, फ्राइडेज लॉ ये दिया हुआ है, फ्राइडेज लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। फ्राइडेज लॉ ऑफ क्या था कि EMF इंड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा किसी भी कॉइल को लेकर मैग्नेटिक फील्ड में, जितना स्पीड से घुमाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा। और यहीं से एक वर्ड, एक और भी लॉ आया था जिसको हम बोलते थे लेंज लॉ, जो कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शंस को बताने के लिए लेंज लॉ का यूज होता था। इसको हम क्या बोलते थे, चाइल्ड किल्स फादर। तो चाइल्ड किल फादर ये आता था, जहां पर हम लोग क्या जानते थे कि जिससे ये बना उसी को क्या करेगा, अपोज करेगा, जिससे बनेगा उसी को अपोज करेगा। तो चाइल्ड किल्स फादर्स, उस चीज को याद रखना। और भी जो है बेसिक चीज जो है, एक और आता है इसमें मोशनल EMF, मोशनल EMF। जैसे कि वायर लेते थे, लाइन लेते थे प्लेट, और उसको लेकर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते थे और इस वायर को लेकर ऐसे घुमाते थे। तो घुमाने की वजह से इसके अंदर जो EMF इंड्यूस्ड होता था, ऐसे लेकर स्लाइड कराते थे तो इसके अंदर जो EMF इंड्यूस्ड होता था, करंट इंड्यूस्ड होता था, उसके बारे में न्यूमेरिकल इस पर आता है, न्यूमेरिकल से आता है। डेरिवेशन उतना लंबा नहीं पूछे, न्यूमेरिकल से आता है बेसिक चीज। और भी अगर देखा जाए तो इसमें एक और चीज आता है AC जनरेटर के बारे में, क्योंकि AC जनरेटर इसलिए आता है क्योंकि AC जनरेटर बनेगा तो अल्टरनेटिंग करंट हम लोग बनाएंगे, और अल्टरनेटिंग करंट बनाएंगे तो अल्टरनेटिंग वाला चैप्टर में आएंगे। और अल्टरनेटिंग जब चैप्टर में आएंगे तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला जो है एक सर्किट जो है कि पहले तो RMS करंट के बारे में पढ़ते हैं, IRMS होता है या ERMS होता है या एवरेज होता है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक। एक होता है LCR सर्किट, LCR सर्किट, L मतलब हो गया इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर और R मतलब रजिस्टर। और इसको यूज करके इम्पीडेंस निकालना था, इम्पीडेंस निकालना था, इम्पीडेंस या हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस कंडीशंस, रेजोनेंस कंडीशंस जो था वो निकालना था। तो रेजोनेंस कंडीशंस ये सब निकालना था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो होता है LCR। CBSE वाला में कभी कभी क्वालिटी फैक्टर जो है पूछ देता है, क्वालिटी फैक्टर जो होता है Q फैक्टर हम लोग बोलते हैं, शार्पनेस, वो कभी कभी पूछ देता है। LC ऑसिलेशंस हटा दिया है सिलेबस से, LC ऑसिलेशंस पहले पूछता था, LC ऑसिलेशंस अभी क्या कर दिया है कि हटा दिया है। LC ऑसिलेशंस का कोई जगह नहीं है, LC ऑसिलेशन हट गया है सिलेबस से, तो टेंशन नहीं लेना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक रह गया है इसमें, और वो है क्या चीज, तो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छा से पढ़ के जाना है, उसका वर्किंग भी और उसका कंस्ट्रक्शंस भी, कि कैसे काम करता है ट्रांसफार्मर का, क्या काम होता है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है या हाई पोटेंशियल को लो में कन्वर्ट करता है। उसमें दो कॉइल रहता है, म्यूचुअल इंडक्शंस के प्रिंसिपल पर काम करना है, कीवर्ड लिखना है, कीवर्ड लिखना। अब ये नहीं कि लेंदी लिख देना है पूरा आंसर, कीवर्ड होना चाहिए। जैसे कि हमको ट्रांसफार्मर के बारे में लिखना है तो पहला चीज के प्रिंसिपल लिखेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। दूसरा चीज ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो या लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है। तो ये सब कीवर्ड है। फिर उसके बाद प्राइमरी एक इनपुट कॉइल होता है, एक आउटपुट कॉइल होता है, तो वो सब लिखना है एकदम नॉर्मली। ठीक है, अगला जो देखा जाए, अगला आते हैं। अगला अगर हम लोग देखते हैं तो EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक छोटा चैप्टर होता है, छोटा मार्क्स का आता है, 3 या 4 मार्क्स का आता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता है, 3 या 4 मार्क्स का। और 3 और 4 में एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट
करंट, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से बस इसको रट्टा मार के चले जाना है। डिस्प्लेसमेंट करंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कि आता है। या कभी कभी इसका ऑब्जेक्टिव करके क्वेश्चन 2-4 पूछ देता है कि इंफ्रारेड या माइक्रोवेव यानी उसको यूज कर कैसे यूज किया करने से क्या बनता है। यहीं पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग यूज करके आज जो कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, लाइट है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका प्रोपेगेशंस किधर होता है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे ये होता है, ये लाइट का प्रोपेगेशंस होता है। लाइट हमेशा कैसे प्रोपेगेट करता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, लाइट का प्रोपेगेशंस होगा। ये क्लियरली इसमें देखने को मिलता है। अगला जो सबसे वेटेज जो है, तो अगला जो सबसे वेटेज है उसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स दोनों मिलाकर जो है 14 से 15 मार्क्स का आता है। 14 से 15 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चंस, यहाँ से 14 से 15 मार्क्स का आता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वेटेज चैप्टर है जो कि एग्जाम में आता है। जहाँ पर कुछ जो बेसिक जो है, हाँ मिरर फार्मूला डिराइव करने के लिए नहीं देता है। स्टेट बोर्ड वाला जो है, स्टेट बोर्ड में मिरर फार्मूला दे देता है डिराइव करने के लिए, बाकी में मिरर फार्मूला कुछ नहीं, कुछ उसका मतलब नहीं। हाँ ऑब्जेक्टिव में क्रिटिकल एंगल, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस या क्रिटिकल एंगल, वो सब ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन हम लोग लॉन्गेस्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो वेटेज में जो आया जाएगा सबसे पहला कि अगर हम लोग देखें तो N2/V माइनस N1/U, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R, यानी कि किसी भी थिन रिफ्रैक्टिंग सरफेस से क्या हो जाएगा वैल्यू, तो फार्मूला को डिराइव करना। अगला होता है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला जो कि इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता ही है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला पढ़ लेना है। और या इक्विवेलेंट, लेंस मेकर फार्मूला के बाद आता है इक्विवेलेंट, यानी कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यानी कि समेशन ऑफ पावर हम बोलते हैं P इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी पावर ऑफ लेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला जो आता है जैसे कि म्यू निकालना, म्यू को यूज करके म्यू बोलते हैं या इसी को एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोल सकते हैं, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 बाई साइन A/2। मिनिमम डेल्टा मिनिमम क्या होता है, इसको डेविएशंस बोलते हैं। कि अगर हम बात करते हैं कि कितना अपने पाथ से डेविएट कर गया, जैसे प्रिज्म में जब लाइट पास करता है तो लाइट पास किया, तो लाइट जब गया तो लाइट अपने पाथ से जितना भी डेविएट कर गया, यही एंगल को ऑफ डेविएशंस बोलते हैं। तो मिनिमम डेविएशन के केस में ये फार्मूला को प्रिज्म में निकालना होता है। अगला इसका देखा जाए तो अगला इसका इंपॉर्टेंट जो आता है, अभी न्यूटन्स वाला हटा दिया। न्यूटन्स वाला 8-10 साल से बच्चा लोग पूछ नहीं रहा है कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशंस और डेविएशंस विदाउट डिस्पर्सन्स, तो बच्चा लोग उसके लिए उसको, लेकिन हाँ उसका भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। सिलेबस में अभी हटा दिया, उसको नहीं इंक्लूड किया। इंक्लूड क्या किया है, तो एक माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दम अच्छा से पढ़ के चले जाना, माइक्रोस्कोप। और एक हो गया एस्ट्रोनोमिकल माइक्रोस्कोप, ये भी एक पढ़ के चले जाना है। तो ये दो जो चीज़ है, कंपाउंड एक माइक्रोस्कोप हो जाएगा, एक हो जाएगा एस्ट्रोनोमिकल माइक्रोस्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी टोटल ये क्वेश्चन से एक ये हो गया, एक लेंस मेकर फार्मूला हो गया, एक समेशंस ऑफ फोकल लेंथ हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके, एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप हम लोग इसको बोलते हैं, माइक्रोस्कोप नहीं। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है, ये बेसिक जो है इसको नॉलेज रखना है कि एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप नहीं, माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। लेंस केवल बदल देते हैं, लेंस लेकर हम लोग बदल देते हैं, एक में बड़ा लेंस छोटा। अगर देखा जाए तो टेलीस्कोप में बड़ा वाला लेंस और छोटा वाला, जैसे कि हम लोग कॉम्बिनेशन जैसे ऐसे देख लेते हैं, एक ऐसे लेते हैं, एक छोटा लेते हैं, एक बड़ा लेते हैं, ऐसे यही होता है। तो उसी का अरेंजमेंट बदल देने से, जैसे टेलीस्कोप में क्या होता है, बड़ा वाला आगे हो जाता है, छोटा वाला क्या होता है पीछे होता है। माइक्रोस्कोप में छोटा वाला आगे हो जाएगा, माइक्रोस्कोप और बड़ा लेंस जो होता है आईपीस ये यहाँ पे जाए। तो इस तरह का जो हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन टोटली जो है, टोटली
ये टोटल का टोटल यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट आ रहा है। पोलराइजेशन पहले ब्रेस्टर एंगल आता था, ब्रेस्टर एंगल अभी बोला शायद सिलेबस हटा हुआ है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट और YDSC, तो YDSC भी बोला जा रहा है कि डेरिवेशंस नहीं आएगा, इसका क्या आएगा, तो इसका बेसिक जो है इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएगा, जो फ्रिंज विड्थ या जो था डार्क फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस, तो उस पर पहले डेरिवेशंस आता था, अभी बोला है डेरिवेशंस नहीं, उस पर कुछ क्वेश्चंस आएगा तो उसको पढ़ जाना। अगला जाता है मॉडर्न फिजिक्स में कितना चैप्टर आता है, तो मॉडर्न बहुत ही वेटेज मतलब सबसे कम मेहनत करने वाला है, सबसे कम मेहनत करना है मॉडर्न में, बहुत ही इजी होता है और इसका सेलेक्टिव क्वेश्चंस होता है जो कि आ जाता है। मॉडर्न में अगर हम लोग देखेंगे तो मॉडर्न में जो चैप्टर आता है 3 आता है, एक हो गया ड्यूअल नेचर, एक हो गया आइटम हो गया और एक हो गया न्यूक्लियाई। तो ये 3 चैप्टर जो है ड्यूअल नेचर, आइटम और न्यूक्लियाई। तो ड्यूअल नेचर में क्या आ जाता है, एक सबसे फेमस आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, इसको हम पढ़ के चले जाना है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस क्या था कि मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होता है या सिस्टम को जो एनर्जी देता है वो एनर्जी 2 पार्ट में यूज होता है, पहला थ्रेशोल्ड एनर्जी में और कुछ जो बचा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में। इसके बाद इसमें डिवीजन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट आता था, अभी हटा दिया है। हॉलबर्ग एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट आ सकता है, यानी कि एक बार फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करना है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करना है और इंटेंसिटी को बढ़ाना है तो करंट बढ़ जाता है, और इंटेंसिटी को कांस्टेंट करता है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, जो कि यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E(V0) दो चीज़। हाँ, यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है डिब्रोगली हाइपोथेसिस पूछ सकता है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो 2 चीज़। आइटम्स में जनरली क्या आता है, बोर्स एटॉमिक मॉडल आता है, बोर्स एटॉमिक मॉडल आता है, बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है, ये यानी कि लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज और पीफंट सीरीज, तो सब चीज़। न्यूक्लियाई में क्या होता है, न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिव डीके क्या डेरिवेशंस आता है, या हाफ लाइफ पीरियड आ सकता है, हाफ लाइफ पीरियड हो सकता है। हाँ, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ये सिलेबस से हटा दिया गया है, उसका प्रॉपर्टीज नहीं आ रहा है। हाँ, उसका कुछ जो है अल्फा इंट्रोडक्शंस आएगा, उसका डिफरेंसेस जो था पहले काफ़ी वास्ट आता था, वो सब चीज़ हटा दिया। हाँ, कुछ उसका डिफरेंसेस बेसिक चीज़ नॉलेज आएगा। रेडियो एक्टिविटी आता है, मास डिफेक्ट भी आएगा, मास डिफेक्ट कि टोटल जो है यहाँ पर E=mc² जो था कि मास जहाँ भी डिसअपियर हुआ, टोटल का टोटल मास किस में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी में। आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशंस, तो इसका डेरिवेशंस नहीं आएगा, जस्ट इसका क्वेश्चंस आएगा, इसका रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और इसमें कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ओके, तो इसमें ये चीज़ को बेसिक चीज़ है जो कि नॉलेज रखना है। E=mc², यानी कि किसी सिस्टम का जो मास डिसअपियर हुआ तो उसका टोटली जो मास है, मास किधर कन्वर्ट हुआ, एनर्जी में, तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो इसीलिए उसको मास एनर्जी इक्विवेलेंट। मास डिफेक्ट जो है, मास डिफेक्ट यहाँ पर जनरली जो है आता है मास डिफेक्ट, तो उसको पढ़ के जाना। हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन्स एंड फ्यूजन्स, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन्स, ये ऑब्जेक्टिव जो है कुछ डिफाइन करने के लिए फ्यूजन्स और फ्यूजन अभी है, उस पर क्वेश्चंस भी बेसिक आता है, 2 नंबर या 3 नंबर का आ सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर आ सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर सीबीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर। सेमीकंडक्टर में अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इसको बांटने के लिए कि वायलेंस बैंड के वायलेंस जो बैंड होता है VB, हम लोग बोल सकते हैं वायलेंस बैंड थ्योरी के बेस पर, वैलेंस बैंड थ्योरी पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को क्लासिफाइड करने का यह तरीका है। तो इसको क्लासिफाइड करने के लिए तरीका को हम लोग बेसिकली नॉलेज रख सकते हैं। इसके बाद एक आता है फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशंस आता है, यानी कि पहले तो आता है सर, इसमें आता है एक फॉरवर्ड बायस और एक आता है रिवर्स बायस, जो डायोड होता है, जेनर डायोड,
जो जेनर डायोड होता है P और N, तो जो जेनर डायोड में होता है, एक होता है फॉरवर्ड बायस, जैसे प्लस 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 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, तो हम लोग इसको बोलते थे P टाइप N टाइप। तो अगर इसको सेल को लेकर पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड, और उल्टा कर दिया जाए यानी कि P वाला को निगेटिव से जोड़ दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस। तो दोनों ये भी रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस आता है। उसके बाद रेक्टिफिकेशंस, जैसे कि हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को जो है यूज करते हैं जनरली कहाँ, तो इसको हम लोग लेकर फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि ऐसे ले लिया जाता है, जैसे कि ये करंट है, तो अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है कि करंट थोड़ा सा कम मिलता है, ये वाला नीचे वाला पार्ट नहीं मिलेगा, तो जिसके वजह से थोड़ा सा करंट कम मिलता है। तो इसीलिए क्या बनाया गया, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या किया जाता है कि दो तो डायोड ले लिया जाता है, दो डायोड को लेकर जोड़ दिया जाता है। और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हो जाता है कि दोनों केस में प्लस 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 करंट मिल जाएगा, और मिलने की वजह से चार्ज ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग का मोबाइल का जो चार्जर होता है, जो सी टाइप चार्जर होता है, जो सी टाइप चार्जर होता है वो जनरली क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर, इसलिए जल्दी ज़्यादा चार्ज होता है। पहले आता है बी टाइप चार्जर, ये हाफ वेव रेक्टिफायर, उससे जल्दी चार्जिंग नहीं होता है। फुल वेव रेक्टिफायर सी टाइप का चार्जर आ रहा है और जिससे बहुत जल्दी चार्जिंग हो रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसका एप्लीकेशन आता था, अभी एप्लीकेशन सुनने में आ रहा है कि हटाया है, उस देखे पर सिलेबस क्यों नहीं, तो पहले एप्लीकेशन आता था फोटो डायोड हो गया, फिर सोलर सेल हो गया, फिर उसके बाद लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी हो गया, और साथ ही साथ जेनर डायोड जो कि इंपॉर्टेंट होता था। बोर्ड वाला के लिए लॉजिक गेट भी आ जाता है। लॉजिक गेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बच्चा लोग बोर्ड में है, जो बोर्ड में है स्टेट बोर्ड में लॉजिक गेट एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि लॉजिक गेट्स के बेस पर लेकर जो बोल देता है कि टेबल बनाइए, उस पर ट्रूथ टेबल बनाना होता है, तो वो चीज़ जो है बेसिक नॉलेज रखना। बाकी जो है ऐसे तो पढ़ना सब है, इसको हम बार बार बोल रहे हैं कि ये हम लोग जो भी कवर किए 80/100 का किए, कि जितना टॉपिक बता दिए अगर उतना टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो 80% नंबर आएगा, तो आएगा, 80% से कम नहीं आएगा। अगर 100% चाहिए तो पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि पूरा सिलेबस में है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।